मेडिवल इंडिया एंशियंट खत्म। कोई क्वेश्चन? लास्ट में देखो एक छोटी सी लाइन लिखी है, कासिम इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कासिम ने शुरू किया था। अरब इन्वेजन से शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया को। ठीक है, ये देखो ये मैप बना रखा है। ये देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट एशिया का पीरियड है, ये सेंट्रल एशिया होगा, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस साइड जाओ ईरान। ठीक है, तो ये देखो क्या दे रखे है, ये कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट को पहले देवल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कराची पोर्ट से लेकर के ये देखो सिंध क्षेत्र, ये सिंध एरिया। ठीक है, और ये दाहिर का शासक था यहाँ पर पहले। देखो इसमें क्या दे रखा है, इन 712 AD 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन द पोर्ट ऑफ देवल। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पोर्ट पर आक्रमण कर दिया इन रिएक्शन टू हिज शिप्स बीइंग लूटेड एट दिस प्लेस, क्योंकि उसकी जो जहाजें थी इस पोर्ट पर लूटी जा रही थी। इस लूट की प्रतिक्रिया के पक्ष में, प्रतिक्रिया को देखते हुए उसने देवल पोर्ट पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। He defeated the Sindh ruler दाहिर, उसने सिंध के शासक दाहिर को हरा दिया एंड रूल्ड इन सिंध फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसने सिंध पर शासन किया थोड़े से समय के लिए। दो हिज रूल वाज शॉर्ट, हालांकि उसका जो शासन था वो थोड़े समय के लिए था, बट इट लेड टू स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यह भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार को ले गया। मतलब इससे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में हो गया। मतलब इस्लाम धर्म की भारत में शुरुआत हुई 712 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, और यह कासिम ही था जिसने जजिया टैक्स लगाया था पहली बार। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, बताओ। अरब इन्वेजन्स के बारे में पढ़ना। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था देवल पोर्ट पर। देवल पोर्ट कौन सा पोर्ट? कराची पोर्ट। कराची कराची पोर्ट को जाना जाता है पहले। हाँ, क्यों क्यों अटैक किया? क्योंकि उसके जहाजों को इस एरिया में लूटा जाता था। इस रिएक्शन में उसने अटैक किया। और यहाँ का शासक कौन था सिंध का? दाहिर, उसको हराया। थोड़े समय के लिए उसने सिंध पर शासन भी किया, हालांकि थोड़े समय के लिए किया, लेकिन क्या हुआ, इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में हो गई थी कासिम से, और यह कासिम ही था जिसने जिजिया टैक्स को पहले लगाया। ठीक है, इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनी। ठीक है, तो इसके आक्रमण के बारे में हम पढ़ते हैं। इन 10th century AD 10वीं शताब्दी ईस्वी में अ वोलेटाइल सिचुएशन अराइज्ड, एक वोलेटाइल सिचुएशन आ गई थी इन द समानिद एरिया, समानिद एरिया में। समानिद एरिया कौन सा है? ईस्टर्न ईरान एंड उज्बेकिस्तान, इस क्षेत्र में एक वोलेटाइल सिचुएशन आ गई थी। वोलेटाइल वो होता है जो बार बार बदलता रहे। ठीक है, चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। द सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन हु वर फॉलोवर्स ऑफ नेचर स्टार्टेड टू इन्वेड समानिद, जो सेंट्रल एशिया के कस्बे के लोग थे या कबीलियाई जो लोग थे, जो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के अनुयायी थे, उन लोगों ने समानिद एरिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, सेंट्रल एशिया के कबीलियाई लोगों ने। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, स्थिति में, अ न्यू टाइप ऑफ सोल्जर वाज बोर्न इन समानिद, समानिद एरिया में एक नए सोल्जर का जन्म हुआ, हु वाज नोन एज गाजी, जिस सोल्जर को गाजी बोला जाता था, जिस सैनिक को क्या बोला जाता था? गाजी। द फर्स्ट गाजी ऑफ समानिद वाज महमूद ऑफ गजनी, जो पहला गाजी था, पहला जो योद्धा, गाजी का मतलब होता है उर्दू लैंग्वेज में योद्धा, सैनिक। जो पहला सैनिक था समानिद एरिया का, उसको महमूद ऑफ गजनी बोला जाता है। ठीक है, टू सेफ गार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ समानिद, समानिद एरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित करने के लिए, प्रादेशिक एकता को सुरक्षित करने के लिए, ही वॉज फाइटिंग ऑन वन हैंड, एक तरफ तो वो लड़ रहा था, एंड ऑन अदर और दूसरी तरफ, विच इज ए स्प्रेड ऑफ इस्लाम, दूसरी तरफ क्या कर रहा था वो? इस्लाम धर्म को स्प्रेड कर रहा था, फैला भी रहा था, मोहम्मद गजनी। ठीक है, ही वॉज सपोर्टेड बाई हिज कोर्ट पोइट फिरदौसी, ठीक है, उसके दरबारी कवि फिरदौसी के द्वारा उसका समर्थन किया गया था, वो उसको हेल्पफुल कर रहा था। फिरदौसी रोट शाहनामा,
फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी, विच क्रिएटेड एन इनडेलिबल इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन, जिस पुस्तक ने सेंट्रल एशिया के कबीलियाई लोगों के मन पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। ठीक है। हु स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इस्लाम, उन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया था। लेटर द सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन, बाद में ये जो सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स थे, कबीलियाई जो लोग थे, बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर्स एंड क्रूसेडर्स फ्रॉम इस्लाम। ठीक है। वो इस्लाम धर्म से सबसे ताकतवर रक्षक और लड़ाकू बन गए थे इस्लाम धर्म के। कौन, क्या क्या पढ़ा बताओ एक बार इनको, वो करो। इन्वेंशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। क्या 10वीं शताब्दी में मीन्स ऐसी सिचुएशन हुई थी सर, ईरान और उज्बेकिस्तान के एरिया में इनके जो समानिद एरिया जिसको बोला जाता है, ईरान और उज्बेकिस्तान एरिया में एक वोलेटाइल सिचुएशन हो गई थी। ठीक है। वोलेटाइल सिचुएशन कैसे हो गई थी कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने इस एरिया में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। पहले वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति के फॉलोवर थे। ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक सोल्जर का जन्म हुआ समानिद एरिया में। सोल्जर, जिस सोल्जर को क्या कहा जाता, गाजी। ठीक है। और पहला गाजी समानिद एरिया का था महमूद गजनी। ठीक है। और महमूद गजनी ने क्या कर दिया था, उसने एरिया को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए वो एक तरफ तो लड़ रहा था इन लोगों से, दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। इस प्रचार प्रसार करने में उसके कोर्ट पोइट जो थे फिरदौसी, उसने उसकी सहायता की थी। और फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। ये हमने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है। और फिरदौसी ने जब शाहनामा पुस्तक लिखी थी तो उसका इफेक्ट पड़ गया था ट्राइब्समैन के ऊपर। ट्राइब्समैन ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और थोड़े समय के बाद वो इस्लाम धर्म के सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा और वो जो रक्षक बन गए थे फिर वो ट्राइब्समैन, सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन। फॉर क्रिएटिंग वेल्थ एंड फंडिंग हिज एक्टिविटी, गजनी डिसाइडेड टू टारगेट रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया। वेल्थ क्रिएट करने के लिए, धन कमाने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए और अपनी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए, उनको फंड देने के लिए, पैसे वगैरह देने के लिए गजनी ने फैसला कर लिया कि वह भारत के रिच टेम्पल्स पर आक्रमण करेगा। ही इन्वेडेड इंडियन टेरिटरी 17 टाइम्स, उसने भारतीय टेम्पल्स पर, मंदिरों पर 17 बार आक्रमण किया था। हिज लास्ट अटैक वाज ऑन द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन 1025 AD। 1025 में उसका आखिरी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। दो द इमेज ऑफ गजनी इज ऑफ कल्चरल रीजनरेटर इन वेस्ट एशिया, हालांकि गजनी की जो इमेज है जो वेस्ट एशिया में, वो एक सांस्कृतिक रीजनरेटर के रूप में है। बट लेकिन हिज इमेज इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री इज दैट ऑफ ए प्लंडरर, लेकिन भारतीय इतिहास में उसकी जो इमेज है वो एक लुटेरे के रूप में है। वो एक लुटेरा है। मूर्तिभंजक भी बोला जाता है इसको, मूर्तियां तोड़ देता था, मंदिरों पर आक्रमण किए थे। ठीक है। और कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। लास्ट आक्रमण क्या था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में था। ठीक है। इसकी एक स्टोरी है। व्हाट इज द स्टोरी? जैसे ये उससे आ गया था, एक राजा था, उससे आ गया था। तो जब ये पहली बार गया था आया इसका मुख्य उद्देश्य मतलब इंडिया में राज करना कौन था, ये सिर्फ आया करता और लूट के चले जाएगा। हाँ हाँ। और लेकिन एक राजा था जिसने एक यो के करते धोखा दे दिया था इसने ही। तो पछे यो आया कौन, उसने इसकी लेटर लिखी अफगानिस्तान में जड़ बुलाया, फिर ये वो पढ़ा, फिर वो मैं तेरी बात पे विश्वास कर सकता हूँ। तो फिर ये बोले कि नाम लेके तू आ जा, तेन मैं राजा बना दूंगा, जितना भी साम्राज्य है ना यो तुमने मिल जाओ, बस वो राजा हराना अपन दोनों मन मिल की जिसने यो आए थे और फिर आड़े राज करे थे इसने। लेकिन बाबर तो नहीं था वो। चलो देखते हैं इसको। ठीक है। इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, इक्ता सिस्टम की शुरुआत की थी। भूमिका सिस्टम है, भूमिकर प्रणाली है ये। देखो, इन द 11th century AD पावर इन समानित एरिया वाज यूज्ड बाय द सेल्जुक्स। समानित एरिया में जो पावर थी वो 11वीं शताब्दी में सेल्जुक्स के द्वारा क्या कर ली गई थी, यूजर्व कर ली गई थी, छीन ली गई थी, शक्ति को अपने हाथ में ले लिया था। और सेल्जुक्स कौन थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में थे। ठीक है, इन्होंने पावर को हथिया लिया था। इन द अर्ली 12th century AD, प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में सेल्जुक स्टार्टेड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। सेल्जुक अपने आपस में लड़ने लग गए थे टू कंट्रोल सीरिया को कंट्रोल करने के लिए। दे गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, ख्वारिज्मी एंड गुरिद। वो दो ब्रांचेस में बट गए थे इस लड़ाई झगड़े में, एक तो ख्वारिज्मी थी और एक गुरिद ब्रांच थी। When the ख्वारिज्मी ब्रांच डिफीटेड गुरिद, जब ख्वारिज्मी ब्रांच ने गुरिद ब्रांच को हरा दिया, they were forced to divert their attention to India। गुरिद ब्रांच जो थी वो अपना ध्यान भारत पर मोड़ने के लिए विवश हो गई थी, भारत की ओर इनका ध्यान हो गया था। इन 1170 AD, 1170 ईस्वी में द गुरिद रूलर, गुरिद शासक जो था मोहम्मद गौरी जिसको बोला जाता है, स्टार्टेड हिज कैंपेन टू इंडिया। उसने 1170 में भारत की ओर अपना कैंपेन शुरू कर दिया। इनिशियली गौरी वाज डिफीटेड बाय गुजराती रूलर। पहले शुरू में प्रारंभिक में गुजराती रूलर भीम सोलंकी, गुजरात का जो शासक था, उसके द्वारा मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। लेटर ही नेक्स्ट उच्च एंड मुल्तान, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बाद में उसने उच्च और जो मुल्तान का एरिया था भारत के जो पश्चिमी भाग में था, उसको अपने अनेक्स कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मीनवाइल व्हेन गौरी वाज ओवर रनिंग द इंडियन टेरिटरी, इसी बीच जब जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, जब वो भारतीय प्रदेश को, इंडियन टेरिटरी को ओवर रनिंग कर रहा था, बार बार कुचल रहा था, बार बार वो, द अपर पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय मैनी राजपूत फैमिली। जो अपर पार्ट था, ऊपर का जो एरिया था इंडिया का, वो बहुत सी राजपूत फैमिलीज के द्वारा क्या किया जाता था, रूल किया जाता था। बहुत से राजपूत परिवार शासक करते थे, विच वर एज फॉलोज, जो निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे, देखो, गौरी के समय जब उसने आक्रमण किया था, चालुक्यास, सोलंकी, गुजरात, सोलंकीज वाले चालुक्यास हैं, याद रखना इसको। गुजरात के एरिया में ये थे, प्रतिहार वेस्टर्न राजस्थान में थे, परमार जो थे वो मालवा का क्षेत्र में थे, ठीक है, राजस्थान से थोड़ा सा नीचे मध्य प्रदेश का जो एरिया है यहाँ तक। और चौहान जो थे वो अजमेर के शासक में थे, मोस्ट पावरफुल चौहान थे, ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान वहीं से थे। तोमर वंश था दिल्ली में, ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र में कन्नौज थे, गढ़वाल क्षेत्र से ही जयचंद था। जयचंद कौन था, आगे आएगा अभी, ठीक है, और जयचंद शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता, पता चलेगा अभी, ठीक है। और चंदेला शासक थे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में चंदेला शासक थे। बुंदेलखंड ये MP का एरिया जो है वो, ठीक है, उस एरिया में ये राजपूत शासक थे। बहुत से जो शासन कर रहे थे छोटे छोटे एरियाज में, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। ऑन द क्वेश्चन ऑफ टाबर हिंद, बठिंडा का एरिया है ये, टाबर हिंद के क्वेश्चन पर पृथ्वीराज चौहान फोर्ट विद मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1119। 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में बठिंडा के क्षेत्र को लेकर के लड़ाई हुई थी। ही थोरोली डिफीटेड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया था। इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ था, जो द रूलर ऑफ कन्नौज जयचंद जो कन्नौज का शासक था, हैज द कंस्पिरेसी, उसने एक षड्यंत्र रच लिया था अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ विद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंस्पिरेसी पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, इस षड्यंत्र के कारण ही पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हरा दिए गए थे, एंड किल्ड इन 1192, और 1192 ईस्वी में मार दिए गए थे इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में। ये थी वो स्टोरी जो आप बता रहे थे, ठीक है। 1192 में आया था, पहली बार तो ये हरा दिया था, छोटा समूह लेकर के इसको घर का रास्ता दिखा दिया था, इसके पीछे 2 लात मारी थी, ठीक है। तो फिर इसके आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर जयचंद आया, जयचंद ने कंस्पिरेसी की, ठीक है। आजकल जयचंद है ना, अपने पूर्व मतलब एक कुनबा में 1-2 आदमी जयचंद पा गया होगा, ठीक है। घर के जयचंद आता डर लग गया है, और किसी का डर कौन लगता है,
और तो आप कुछ बोलना चाह रहे? आगे देखो क्या है। सम ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम इंडिया वाज हैंडेड ओवर टू जयचंद। भारत की कुछ जो टेरिटरी थी, कुछ प्रदेश, कुछ भाग जो था भारत के हिस्से का, जयचंद को दे दिया गया। इन 1194 में गौरी सेंट हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी ने अपने विश्वास पात्र जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है, हु डिफीटेड जयचंद, उसने जयचंद को हरा दिया था, एंड किल्ड हिम, और जयचंद को उसने मार दिया था, इन द बैटल ऑफ चंदावर, प्रेजेंट डे इटावा। चंदावर के युद्ध में, जो आज का इटावा है, उसके युद्ध में किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को मार दिया था। ठीक है। याल्दोस को बादशाह ऐबक वर स्लेव्स, ये स्लेव्स थे इसके, मोहम्मद गोरी के। ठीक है। इन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वाज किल्ड बाय द जाट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जाटों के द्वारा मार दिए गए थे मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हिज ट्रस्टेड स्लेव, उसका जो विश्वास पात्र स्लेव था, डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने दिल्ली सल्तनत की जो क्रिएशन है उसको डिक्लेयर कर दिया था, घोषणा कर दी थी दिल्ली सल्तनत को। क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ। इसमें 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। हाँ। और जो पृथ्वीराज चौहान का जो वो था ना असिस्टेंट जयचंद ने उसके साथ धोखा कर दिया था, और मोहम्मद गोरी को वापस बुला लिया तो मोहम्मद गोरी ने और जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। एक षड्यंत्र के थ्रू उसको मार दिया गया। ठीक है। और जो इसके बाद क्या हो गया था फिर, और क्या पड़ा? कुछ एरिया जो था जयचंद को दे दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में, जो आज प्रेजेंट इटावा है, उसमें मार दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ट्रस्टेड स्लेव था, दास था। ठीक है। किसका था? मोहम्मद गोरी का। याल्दोस, कुबाचा और ऐबक, ये इसके दास ही थे। ठीक है। तो फिर उसकी मृत्यु के बाद 1100 कौन से साल में, 1206 में इसके गौरी की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की घोषणा कर दी थी। अभी तक हमने ये पढ़ा है। ठीक है। अभी हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। सल्तनत क्या होता है? सुल्तान के क्षेत्र को सल्तनत बोला जाता है। इसमें 3-4 डायनेस्टी आएंगी। स्लेव डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे। ठीक है। 1206 से लेकर के 1209, इसके बाद शायद खिलजी डायनेस्टी आएगी। ठीक है। सैयद डायनेस्टी एंड देन फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, इनको पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। ये लाहौर से शासक करता था, अब दिल्ली तो बाद में आया था। दिल्ली का प्रारंभिक शासक तो शायद इल्तुतमिश होगा। ठीक है। बाद में देखेंगे क्या आएगा, इसमें आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी से पहला रूलर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द सीट ऑफ पावर वाज लाहौर, नॉट दिल्ली। शुरुआत में जो पावर की सीट थी, मतलब सत्ता का जो केंद्र था, शुरुआत में वो क्या था? लाहौर था, दिल्ली नहीं था। दिल्ली से शासन नहीं होता था। दिल्ली छोटा सा एरिया था उस टाइम पे, उसने बकवास था। ठीक है। दिल्ली पिछड़ा हुआ इलाका था। ऐबक वाज नोन फॉर हिज जेनरस एंड चैरिटी एक्टिविटी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपनी उदार और जो दान गतिविधियां हैं, दानवीर कार्यों के लिए जाना जाता था। बिकॉज ऑफ दिस ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श। इसी वजह से उसको, इसी कारण से उसको लाख बख्श भी बोला जाता था। लाखों का दान करने वाला लाख बख्श होता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? लाख बख्श। लाख लाख रुपए भी बख्श देता था वो, इसलिए लाख बख्श बोला गया। इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। जो सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में ही क्रिएटेड कुतुब मीनार इन दिल्ली। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, पूरी नहीं बना पाया था। इल्तुतमिश ने बनवाई थी बाकी आगे, वो 4थी और 5वीं मंजिल शायद। ठीक है। इसने कुछ ही मंजिल को पूरा करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार की इसने स्थापना शुरुआत करवा दी थी, बट ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट। लेकिन वो इसको पूरा करने के योग्य नहीं हो पाया था, पूरी नहीं बनवा पाया था। इन 1210 ईस्वी में, वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ चौगान, चौगान का खेल खेलते हुए, हॉर्स पोलो, पोलो ही है, पोलो खेलते हुए, ऐबक फेल फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से गिर गया, एंड लेटर, पोलो से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में इंजरी से वो क्या हो गए थे? मर गए थे।
After the death of ऐबक की ऐबक की मृत्यु की इंटरेस्टिंग। रुको, चुप रहो। रुकिए थे यहाँ। जिस हिसाब से ये घोड़े से गिर करके मरा, तो मैं इमेजिन करने लग गया था कि कैसे इसकी डेथ हुई होगी। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखो। ऐबक की मृत्यु के बाद अदर स्लेव्स, जो दूसरे स्लेव्स थे, जो दास थे उसके, याल्दूज एंड कोबाचा, ये थे, स्टार्टेड टू क्लेम द थ्रोन बट दे वर डिफीटेड बाय सन इन लॉ ऑफ ऐबक इल्तुतमिश। वो भी क्लेम करने लग गए थे, किसके ऊपर? थ्रोन के ऊपर। क्योंकि ऐबक कौन था? दास था। तो वो भी शासक बन सकता है, तो इन्होंने प्रश्न उठाया होगा कि हम भी शासक बनेंगे। वो भी थ्रोन को क्लेम करने लग गए थे। लेकिन जो ऐबक का दामाद जो था, उस दामाद ने, इल्तुतमिश ने, इन याल्दूस कोरकोबाचा को हरा दिया और वो थ्रोन उसने ले लिया, मतलब राज सिंहासन पर वो बैठ गया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक रहा था। एंड यू नो वेरी वेल, 1236 में रजिया आई थी। रजिया 1240 में कैथल में खत्म कर दी गई थी। इल्तुतमिश वाज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। इल्तुतमिश को इस सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है निम्नलिखित कारणों से। कौन से कारण है? कारण नंबर 1, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था, मतलब दिल्ली उसने राजधानी बनाई थी, लाहौर की बजाय राजधानी को दिल्ली ले आया। ही रिलीज द ऑफिशियल करेंसी, उसने ऑफिशियल करेंसी को रिलीज किया, करेंसी शुरू कर दी थी। ऑफ द सल्तनत की, ऑन द लाइन्स ऑफ अरेबिक कोइंस, अरबी सिक्कों की तरह ही, विच वाज जित्तल, जो जित्तल थी, कॉपर की करेंसी थी ये जित्तल। एंड टंका सिल्वर करेंसी थी, चांदी की थी। ठीक है, जित्तल और टंका इसने क्या किया था? शुरू कर दी थी ऑफिशियल करेंसी। SCS 2021 में पूछा गया है। इल्तुतमिश एलाबोरेटेड द इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को एलाबोरेटेड किया था। ठीक है, एलाबोरेटेड का मतलब विस्तृत किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, भूमि को 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली खालसा लैंड, खालसा भूमि होती थी। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस लैंड वाज मेंट फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सुल्तान एंड हिज फैमिली। इस खालसा जमीन से जो भी रेवेन्यू आता था वो सुल्तान के पर्सनल निजी खर्चों के लिए होता था और सुल्तान के परिवार के लिए होता था। द मेजर ट्रैक्ट ऑफ लैंड वाज नोन एज इक्ता लैंड, और भूमि का जो मुख्य जो भाग होता था उसको इक्ता भूमि बोला जाता था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रैक्ट्स, इक्ता भूमि को छोटी छोटी भागों में बांटा गया था। एंड गिवन टू नोबल्स, और नोबल्स को दी गई थी ये। ठीक है, लैंड ग्रांट के रूप में ऑफिसर्स को दी जाती थी और आर्मी पर्सनल्स और आर्मी के अधिकारियों को दी जाती थी टू जनरेट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। फ्रॉम द रेवेन्यू दे नीडेड टू पे द पीपल वर्किंग अंडर देम। इस रेवेन्यू से उन्हें उन लोगों को पैसे देने पड़ते थे, पे करना पड़ता होता था जो लोग उनके नीचे काम कर रहे थे। एंड आल्सो मीट देयर ओन पर्सनल एक्सपेंसेस, और अपने खुद के भी पर्सनल एक्सपेंसेस को, खर्चों को उन्हें पूरा करना होता था। मतलब जो भी आर्मी पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल के नीचे जो भी सैनिक काम कर रहे हैं, सैनिकों को पैसे देने पड़ते थे उस जमीन से रेवेन्यू लेकर के, और अपने खुद के भी खर्चे वो करने पड़ते थे। कहने का मतलब यह, राजा तो उनको इक्ता दे देता था, राजा पैसे वगैरह नहीं देता था, भाई तुम्हें मेंटेन करना कैसे करना हमें नहीं पता। ठीक है, ये सिस्टम था। द सरप्लस अमाउंट फ्रॉम द इक्ता लैंड कैटेगरी, जो इक्ता से सरप्लस अमाउंट होती थी, बाकी बची हुई पर्सनल एक्सपेंस को हटा करके सैनिकों को सैलरी देने के अलावा जो भी एक्सपेंस होता था, सरप्लस अमाउंट जो होती थी, वो वाज सपोज टू बी सबमिटेड इन द रॉयल ट्रेजरी। ऐसा माना जाता था कि वो रॉयल ट्रेजरी में, शाही खजाने में जमा करवानी होती थी। इल्तुतमिश अपॉइंटेड ए ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स नोन एज तुर्कान ए चहलगामी। इल्तुतमिश ने 40 नोबल्स का, सरदारों का एक ग्रुप अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था, जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी बोला जाता है। टू असिस्ट सुल्तान इन हिज पॉलिटिकल फंक्शंस, सुल्तान की इसके राजनीतिक कार्यों में सहायता करने के लिए 40 सरदारों की नियुक्ति की थी, जिसको तुर्कान ए चहलगामी बोला जाता है। बिफोर हिज डेथ, उसकी डेथ से पहले, इल्तुतमिश ओवरलुक द क्लेम ऑफ ऑल हिज सन्स। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों के क्लेम को अनदेखा कर दिया। एंड अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज अ नेक्स्ट सुल्तान, और रजिया को युवराज घोषित कर दिया, नेक्स्ट सुल्तान घोषित कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश एंड सम इनिशियल हिकअप्स,
इल्तुतमिश की जो मृत्यु के बाद और कुछ इनिशियल हिकअप्स के बाद, थोड़ी अफरा तफरी के बाद, रजिया बिकेम सुल्तान इन 1236। रजिया जो थी वो 1236 में सुल्तान बन गई थी। शी वॉज एन एबल रूलर, वो बहुत ही योग्य शासक थी। एंड स्टार्टेड टू वियर एन अटायर ऑफ ए मैन, और उसने पुरुषों के वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। एंड डिस्कार्डेड द पर्दा सिस्टम, और पर्दा सिस्टम को उसने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। शी अपॉइंटेड ए पर्सन ऑफ अबिसिनियन अफ्रीकन, अबिसियक एथियोपिया, याद आ गया, मैं बताया था, मैं मैप करवा रहा था जब, एथियोपिया को पहले अबिसिनिया बोला जाता था। ठीक है, उसने एक अफ्रीकन अबिसिनियन के ओरिजिन के जो थे याकूत को अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था टू ए हाई ऑफिशियल पोजीशन, एक बहुत ही ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया था। इट वाज कंटेस्टेड एंड प्रोटेस्टेड बाय द 40 नोबल्स, 40 नोबल्स ने, 40 सरदारों ने इसको क्या किया, इसका विरोध किया गया, इसको कॉन्टेस्ट किया गया कि ये गलत है। एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब अल्तुनिया, परिणाम स्वरूप अल्तुनिया मतलब जो पंजाब का गवर्नर था, उसने इम्प्रिजन रजिया, रजिया को क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, कैद कर दिया। मतलब ये जो गवर्नर ऑफ पंजाब अल्तुनिया जो है, ये 40 सरदारों में से एक था, उसने क्या कर दिया, रजिया को कैद कर दिया। बट शी प्रूव टू बी वेरी क्लेवर, लेकिन जो रजिया थी वो काफी ज्यादा क्लेवर प्रूव हुई, चतुर साबित हुई। एंड सी मैरिड अल्तुनिया, अल्तुनिया से उसने क्या कर लिया, शादी कर ली, शादी कर ली, वो बाहर आ गई बस। आफ्टर दिस एपिसोड, इस एपिसोड के बाद, इस घटना के बाद, द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, जो 40 का जो ग्रुप था सरदारों का, तुर्काने चहलगामी, गेव द टास्क ऑफ किलिंग रजिया टू द डकैट्स ऑफ चंबल, चंबल के डाकुओं को रजिया को मारने का क्या कर दिया था, टास्क दे दिया कि तुम रजिया को मार दो। इन 1240 में कैथल, कैथल में रजिया एंड अल्तुनिया वर किल्ड बाय द डकैट्स, रजिया और अल्तुनिया को डकैतों के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा बताओ। इल्तुतमिश था, घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई, और उसने क्या कर दिया था, कुतुब मीनार की मतलब शुरुआत करवा दी थी दिल्ली में, किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी संत के बाद। लेकिन वो मर गया इससे पहले। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, उसके मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, याददोस्त को बादशाह ने थ्रोन का क्लेम किया, थ्रोन का क्लेम किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको हरा दिया, खुद शासक बन गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने फिर क्या किया, यालदोजोर को बादशाह को हरा कर तो वो शासक बना था। शासक बनने के बाद क्या, ना ये मतलब इतने लायक नहीं थे कि राजा बन सके, फिर उसकी जो रजिया सुल्तान बेटी थी उसको घोषणा कर दी। उससे पहले उसने क्या किया था कि जो उसने अपॉइंट किया था 40 नोबल्स को, ठीक है, और 40 नोबल जिसको तुर्काने चहलगामी बोला जाता है। इसके अलावा उसने क्या था, जमीन को 2 भागों में बांट दिया था, 2 कैटेगरी होती थी, जिसका खालसा और इक्ता सिस्टम था। खालसा सिस्टम जो था, उससे जो भी लैंड रेवेन्यू आता था वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और उसके परिवार के लिए होता था। और जो इक्ता जो लैंड होती थी उसको छोटे छोटे ट्रैक्ट्स में बांटा गया था, जो ऑफिसर्स को, आर्मी पर्सनल्स को दी जाती थी, जिससे वो रेवेन्यू आता था वो अपने नीचे वाले जो कर्मचारी उनको देते थे। और सरप्लस जो था माना जाता कि रॉयल ट्रेजरी में उनको जमा करवाना पड़ता था। ठीक है, ये थी इक्ता लैंड। और खालसा जो थी, जो इक्ता प्रथा थी, वो पहले किसने, कासिम ने शुरू की थी या किसी और ने, श्योर, ठीक है। और इसके बाद उसने अपने जितने भी पुत्र थे उनमें ऐसे गुण नहीं पाए कि वो शासक बन सकें, तो उसने रजिया को अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। और रजिया को सुल्तान घोषित करने के बाद शुरू में जब उसकी इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो थोड़ी बहुत अफरा तफरी जरूर हुई, लेकिन बाद में रजिया सुल्तान बन गई थी 1236 में। ठीक है, रजिया के सुल्तान बनने के बाद रजिया एक एबल शासक थी, पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे उसने। ठीक है, पर्दा सिस्टम को हटा दिया था। 40 सरदारों को, तुर्काने चहलगामी को यह बात पसंद नहीं आई। गवर्नर ऑफ पंजाब अल्तुनिया, उसने क्या कर लिया, उसने उसको बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। वो इतने सयाने थे कि उसने गवर्नर उसी से शादी कर ली जिसने जेल में डाला था, जेल से बाहर आ गई। इसके बाद जो 40 सरदार थे, उन सरदारों ने उनको, अल्तुनिया को और उसको मारने का जो काम था चंबल के डाकुओं को सौंपा। अंततः 1240 में कैथल में रजिया को मार दिया गया। रजिया की कब्र अब कहाँ पर है, कैथल में। ठीक,
आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया, रजिया की मृत्यु के बाद 40 नोबल्स बिकेम किंग मेकर्स, जो 40 नोबल्स थे किंग मेकर बन गए। मतलब राजा किसको अपॉइंट करना है, 40 नोबल्स के हाथ में आ गया था। ये COM के रूप में काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में। इनिशियली दे अपॉइंटेड बहराम शाह, शुरू में तो उन्होंने बहराम शाह को अपॉइंट कर दिया 1240 से लेकर 1242 तक, जिसने 2 साल तक शासन किया। देन दे अपॉइंटेड मसूद शाह, जिन्होंने 1242 से 1246 4 साल तक मसूद शाह को अपॉइंट कर दिया। एंड देन नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, तब उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को भी अपॉइंट कर दिया था, 1246 से 1265 तक शासन किया। नसीरुद्दीन क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ नायब ए ममलकत, डिप्यूटी सुल्तान। नसीरुद्दीन ने क्या कर दिया, नसीरुद्दीन ने एक पद बना दिया था जिसका नाम डिप्यूटी सुल्तान बोला जाता, नायब ए ममलकत। ठीक है। वन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस पोस्ट वाज गियासुद्दीन बलबन। इस पोस्ट का एक जो ऑक्यूपेंट्स था, धारण करने वाला, गियासुद्दीन बलबन था। इन 1265 1265 ईस्वी में, आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1265 में बलबन बिकेम द नेक्स्ट रूलर। जो बलबन था वो अगला शासक बन गया था। ठीक है। तो गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 तक। ये लिखा दीना इलाही या सुलह कुल, ये अकबर के द्वारा स्थापित किया था, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। 1265 से 1286 तक चले थे गियासुद्दीन बलबन। बलबन gave the divine theory of kingship whereby he declared that सुल्तान इज जील इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है। बलबन ने एक डिवाइन थ्योरी दी थी किंगशिप की, ठीक है, राजा की, जिसमें उसने ये डिक्लेयर किया था कि जो सुल्तान होता है वो जील इलाही होता है। ठीक है। शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान की छाया धरती पर राजा होती है, मतलब राजा में भगवान को देखो। ये कॉन्सेप्ट जील इलाही का उसने दिया था। ठीक है। जील इलाही दिया था इसने, ये दीन इलाही अकबर के द्वारा दिया था। ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फ्यू इरानियन एटिकेट्स, उसने कुछ फ्यू इरानियन एटिकेट्स भी शुरू किए थे। एटिकेट्स का मतलब मैनर्स। ठीक है। ईरानियन जो आदतें शुरू कर दी थी उसने। क्या, एक तो सजदा, सजदा क्या होता है, सिजदा है ये। ठीक है। क्या होता है, बोइंग डाउन ऑफ हेड बिफोर सुल्तान, सुल्तान के सामने अपने सिर को झुकाना सजदा होता है। एरिक पैबोस भी इसने शुरू किया था। पैबोस होता है किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के कदमों में पड़ना। ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इरानियन न्यू ईयर फेस्टिवल नवरोज, उसने ईरान के नए फेस्टिवल नवरोज की भी शुरुआत कर दी थी। ही एबोलिश्ड ऑल द पावर्स ऑफ तुर्कान चहलगामी, उसने तुर्कान चहलगामी की सारी पावर्स को वो कर दिया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। डिसमेंटल द ग्रुप, इस ग्रुप को ही खत्म कर दिया उसने। ठीक है। और तुर्कान चहलगामी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा अपॉइंट किया गया था। टू फाइट द मीनेंस ऑफ मेवाती राजपूत, मेवाती राजपूत के खतरे से सामना करने के लिए, लड़ने के लिए, ही ऑर्डर्ड टू क्लियर ऑल द फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली, उसने दिल्ली के चारों तरफ जितने भी फॉरेस्ट थे, जितने भी जंगल थे, उसको साफ करने के लिए उसने आदेश दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री नोन एज दीवाने अरीज, पहली बार एक सेपरेट जो डिपार्टमेंट था मिलिट्री का, जिसको दीवाने अरीज के नाम से जाना जाता है, उसने इसको बना दिया था। आफ्टर लेइंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की मजबूत नींव रखने के बाद सुल्तान बलबन डाइड इन 1286, सुल्तान बलबन जो थे वो 1286 में मृत्यु होगी उनकी। एंड हिज सन कैकुबाद, कैकाबाद भी बोला जाता है, उसका जो पुत्र था कैकुबाद, वो बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, वो अगला सुल्तान बन गया था। ठीक है। 1286 में। इन 1290 में वन ऑफ द जनरल ऑफ बलबन, बलबन का एक जो जनरल था जिसको जलालुद्दीन खिलजी बोला जाता है, ठीक, असैसिनेटेड द लास्ट रूलर, उसने आखिरी रूलर को हत्या कर दी थी। आखिरी रूलर कौन सा था, शमसुद्दीन कैमोर्स बोला जाता है इसको। ठीक है। मतलब इन 4 सालों में, 86 में तो एक्सपायर हो गया, कैकुबाद फिर शासक बन गया, कैकुबाद के शासक बनने के बाद 4 साल में ही दूसरा शासक भी आ गया, शमसुद्दीन जो कैमोर्स बोला जाता है इसको, ये आ गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। एंड इस्टेब्लिश खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली, और दिल्ली में उसने क्या कर दिया था, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। एनी क्वेश्चन, क्या क्या पढ़ा इसके बार वो करो एक बार। गियासुद्दीन बलबन शासक बन गया था। सबसे पहले उसने क्या किया, गियासुद्दीन बलबन ने 40 सरदारों का जो ग्रुप था उसको ही खत्म कर दिया। उसने 2 प्रथाएं चलाई थी, पैबोस और सिजदा। ठीक है। हाँ, सिर झुकाना और सुल्तान के पाँव में गिरना। ठीक है। और उसने
मिलिट्री, पहली बार मिलिट्री उसको वो किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान यारीज मिलिट्री डिपार्टमेंट की नियुक्ति कर दी थी। और क्या किया? तुर्कान चहलगामी, इसने जिले इलाही की भी तो स्थापना की थी, शैडो ऑफ गॉड ऑन द, नया कॉन्सेप्ट इसने दिया था। और उसकी मृत्यु के बाद 1286 में जो उसका शासक था वो अगला कैकुबाद बन गया था। कैकुबाद के बाद फिर क्या हुआ था कि उसका एक और था उसका उसके डिपार्टमेंट से, जलालुद्दीन खिलजी, उसने लास्ट शासक को मार दिया था, शमसुद्दीन कैमूर को, और उसके बाद उसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। हमने ये इसके बारे में पढ़ा था। मेवाती राजपूत और नवरोज की शुरुआत की थी। वो आसपास के इलाके जो दिल्ली के था, वो जो उनमें वन थे उनको क्या कर दिया था, साफ कर दिया था उसने। खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।